नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान स्थली में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी के द्वारा दिए जा रहे अपार स्नेह, सहयोग और प्रेम के लिए आप सभी को हृदय की अनंत गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, पटवार परीक्षा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो वीडियो की सीरीज चल रही है उसमें अगला भाग मैं लेकर आया हूं। उसमें आज हमारे प्रश्नों की श्रृंखला हम बढ़ाते हैं आगे और मैं फिर दावे के साथ कहता हूं कि सीरीज में से आपको अगर ये सीरीज की 10 वीडियो आप तक पहुंच जाती हैं तो आप किसी भी परीक्षा में इसमें से 10 से 15 प्रश्न अपने पक्के माने कि 10 से 15 प्रश्न आपको फंसने हैं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को प्रारंभ से लेकर और समापन तक पूरा देखें, आगे पीछे करके नहीं देखें, बीच बीच में गैप करके नहीं देखें। कहीं ऐसा ना हो आपने जिस प्रश्न को छोड़ा है वही एग्जाम में आ जाए फिर आप अपने आप को माफ ना कर पाए। तो वीडियो पूरी देखें और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए इसको आप साझा करें जिन्हें आप अपना समझते हैं, आप चाहते हैं कि जिनका सिलेक्शन हो, आप चाहते हैं जिनका पेपर अच्छा हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनका सिलेक्शन हो, उनके साथ आप इसे साझा करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी YouTube पर जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए साथियों, देखते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न है। समय ज्यादा नहीं है इसलिए इसको यहां से देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि वर्ण किसे कहते हैं। ये पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ण किसे कहते हैं। यहीं से हमारी हिंदी का प्रारंभ होता है, भाषा और वर्ण से, है ना। भाषा किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो किसी भी भाषा की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि किसी भाषा की लघुत्तम व्यंजनों को नहीं, लघुत्तम इकाई को, नॉट व्यंजन। तो ये ऑप्शन इसका सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है लघुत्तम स्वरों को, किसी भी भाषा के लघुत्तम, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को नहीं, ना व्यंजनों को ना स्वरों को, क्योंकि वर्ण के अंदर स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। वर्ण क्या है, स्वर और व्यंजन दोनों ही ध्वनियां वर्ण कहलाती है। तो ना तो लघुत्तम व्यंजनों को ना लघुत्तम स्वरों को। तो तीसरा क्या आता है कि किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को। यस, यही है, सार्थक ध्वनियों को। तो किसी भी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन सही होता है तीसरा ग। अगला प्रश्न आता है, इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर पूछा जा रहा है साथियों। इनमें से किस वर्ग के सभी वर्ण कैसे हैं, मूर्धन्य हैं। तो मूर्धन्य आपको उच्चारण स्थान के आधार पर बता दूं कि उच्चारण स्थान के आधार पर जब हम देखते हैं तो नाभि स्थल को आप मानिए यहाँ से प्राणवायु चलती है और सबसे पहले जिस चीज को स्पर्श करती है, आप इसको कंटिन्यूटी में देख लें। आपके पास 11 स्वर हैं, अ आ इ ई उ ए ऐ ओ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप इसे लगा लें, अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ, 11 स्वर है। इसके क्रम आपको याद होने चाहिए। 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन में य र ल व, यानी हम सामान्य रूप से अंतस्थ कहते हैं, अगर इनका अंतस्थ अलग निकालेंगे तो अलग हो जाएगा। तो य र ल व और इसके बाद ऊष्म व्यंजन आते हैं स स ह, ठीक है। ह को हम काकल्य ध्वनि भी कहते हैं, अलग से आ जाता है और जिह्वा होता है। तो इसकी हम चर्चा करेंगे। अब इनको हमें देखना है बेटा, ये क्रम से लगा दिए मैंने, ठीक है, क्रम से लगा दिए। अब इनको आपको देखना है। देखिए स्वर जब चलेंगे तो कैसे चलेंगे, पेयर में चलेंगे, जोड़ा में चलेंगे। और वर्ग जो चलेगा पूरा का पूरा चलेगा। एक स्थान से कैसा चलेगा, पूरा वर्ग, एक वर्ग एक ही स्थान से उच्चारित है। और एक में चलेगा य और एक में चलेगा श, ऐसे चलेगा। एक का य, एक का श, एक का र, एक का स दूसरा वाला, एक का ल, एक का दूसरा सा, एक का व, एक का ह, ऐसे। मतलब उसमें से एक वर्ण, उसमें से एक वर्ण, अंतस्थ में से उसमें से एक वर्ण, वर्ग पूरा, स्वर सारे, ठीक है। इसको हमें याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए पहला स्टेशन, पहली जो प्राणवायु जब स्पर्श करेगी सबसे पहले किसे करेगी, कंठ को। तो कंठ को स्पर्श करेगी तो पहला वर्ण क्या कहलाएगा, कंठ वर्ण कहलाएगा। उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ और वर्ण क्या कहलाएंगे, कंठ वर्ण कहलाएंगे। कंठ वर्ण में कौन से होंगे, पहले स्वर का पेयर देखिए अ और आ।
तो कंठ कौन से हो गए? अ और आ। अ और आ कैसे स्वर है, कैसे वर्ण है? कंठ। और क वर्ग के सारे व्यंजन क ख ग घ अ, ठीक है। और ह को हम काकल्य भी कहते हैं, क्योंकि कंठ से थोड़ा नीचे काकल से उच्चारित किया जाता है, इसलिए इसको काकल्य ध्वनि भी कहते हैं, ठीक है। तो ह ये कौन से हो गए? कंठ हो गए। कंठ कौन कौन से हो गए? कंठ से उच्चारित ध्वनियां हैं, ठीक है। क वर्ग पूरा, ह और अ और आ, ठीक है। दूसरा आ जाता है, फिर हम बोलते हैं कोमल तालु से, तो इसको हम कहते हैं तालव्य। क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण कहते हैं। तालव्य कौन सा है? यहाँ अ और आ के बाद कौन आएगा? ए और ई। क वर्ग के बाद कौन सा आएगा? च वर्ग। च वर्ग आएगा। देखिए ह ने तो क्रांति की थी, वैसे नहीं जा रहा था ह य र ल व और स ह, इन दो वर्गों में से कोई वर्ण जा ही नहीं रहा था, तो मान के चलो इसने क्या कर दी? क्रांति कर दी, भगत सिंह बन गया ये। और तब जाकर क्या हुआ? इन वर्णों में से एक एक वर्ण लिया गया। तो अब यहाँ से किसको प्रारंभ करेंगे? बड़े से प्रारंभ करेंगे, तो यहाँ से क्रम से ले लें। यहाँ पे आएगा य वर्ग का य, य लव में से य आएगा और श में से श आएगा। ये बिल्कुल क्रम से है, जो पहला है वही आ रहा है, ठीक है। तो कंठ हो गया, तालव्य हो गया। अब क्या आएगा? मूर्धन्य आएगा। क्या आएगा? मूर्धन्य आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंठ के ऊपर तालु लटका रहता है जीभ के पिछले हिस्से में, और फिर उस तालु से मूर्ध टकराने के बाद हवा जाती है बिल्कुल ऊपर, और ऊपर जीभ के ठीक ऊपर एक गड्ढा बना है गोलाकार, उसको हम मूर्धा कहते हैं, कठोर होने के कारण। वो हड्डी का बना है, कठोर है, इसलिए उसको मूर्धा माने कठोर, कठोर होता है इसलिए उसको मूर्धन्य कहते हैं। तो मूर्धन्य, और मूर्धन्य से जो जो उच्चारित है, यहाँ पे क्या होता है? री। री क्या करती है? आना तो चाहिए था ऊ को, क्रम से चल रहा था सब, लेकिन री अकेली थी, इसलिए वो ऊ को हटा देती है, धक्का मार देती है, खुद आकर बैठ जाती है इस सीट पर। और यहाँ पर वर्ग तो सारे चल ही रहे हैं, क वर्ग, च वर्ग, तो यहाँ पे कौन सा वर्ग आएगा? ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से होते हैं? ट ठ ड ढ ण, ठीक है, ट वर्ग पूरा आ गया। और इधर य के बाद आएगा र और श के बाद आएगा स, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया मूर्धन्य में? री, ट वर्ग, र और स। अच्छा, ये सवाल क्या कह रहा है जरा देखो, इनमें से किस विकल्प में सभी वर्ण मूर्धन्य है? तो देखिए किसमें है? ठ, ण, ध और ध, नहीं है। दूसरा देखिए र, ड, स, ट, यही है, क्योंकि ये सारे ट वर्ग हैं, ट और ण, और स आपका ये वाला आ गया, और र ये आ गया, ठीक है। तो यही वर्ग क्या है? मूर्धन्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको उच्चारण स्थान और बता देता हूँ। मूर्धन्य के बाद आता है बेटा दंत। क्या आता है? दंत, है ना। दंत को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक स्पेशल दंत और एक वर्ष। दंत और वर्ष में बांट देते हैं। पहले आप दंत में देखें। दंत में क्या है? कोई भी स्वर नहीं आता, क्योंकि री ने ऊ में धक्का मार दिया था, तो इसलिए स्वर नाराज हो गए, स्वर कोई नहीं आया। और यहाँ पर ट वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आता है? त वर्ग। त वर्ग में कभी सारे वर्ण त, थ, द, ध, न। और त वर्ग के बाद क्या आता है? त वर्ग के बाद आता है, इधर आता है य, र, ल, और इधर आता है स। ये आ जाते हैं आपके दंत वर्ग में। लेकिन जब हम इसको वर्ष में भी डिवाइड कर देते हैं, किसमें? वर्ष में। दांत के दो हिस्से होते हैं, आगे का दांत और पीछे का मसूड़ा। मसूड़े को हम कहते हैं वर्ष। तो वर्ष से जो बोले जाते हैं बेटा, वो वर्ष कहलाते हैं। तब उसमें क्या है, थोड़ा सा हम चेंजिंग कर देते हैं। पहले यहाँ कितने वर्ग हैं? एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 5, त, थ, द, ध, न और ल, स। तो एक वर्ग के पहले 4 वर्ण दंत हो जाते हैं। कौन कौन से? त, थ, द और ध। ये तो बेटा दंत कहलाते हैं, है ना। और इसके बाद वाले क्या कहलाते हैं? वर्ष। क्या कहलाते हैं? वर्ष कहलाते हैं। न, ल, स। और इसका र भी इसमें आ जाता है ना, ये भी इसी में आ जाता है। और एक आगत व्यंजन होता है ज, ये भी इसी में आ जाता है, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं? वर्ष कहलाते हैं, वर्ष, ठीक है, वर्ष कहलाते हैं। अब इसके बाद आता है, और अगर वर्ष का ऑप्शन नहीं है तो र क्या कहलाएगा? मूर्धन्य कहलाएगा। स तो ये है इसमें, है ना, ये ज हट जाएगा, र मूर्धन्य में चला जाएगा। अगर वर्ष का ऑप्शन नहीं है, केवल दंत का ऑप्शन है, तो र कहाँ है? मूर्धन्य में है। और ये त वर्ग है ना, तो त, थ, द, ध, न, ल और स, ये सब क्या कहलाएंगे? मूर्धन्य कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है ओष्ठ। कौन सा आता है? ओष्ठ।
और ओष्ठ वर्ण कौन से होते हैं? ओष्ठ वर्ण होते हैं यहाँ पे ऊ को मना लिया जाता है तो दोनों ऊ पेयर में आएंगे, ओ और ऊ, और इसके बाद आएगा त वर्ग के बाद प वर्ग। प वर्ग के सभी वर्ण यहाँ आ जाएंगे और य र ल व यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाता है और इसके बाद आता है हमारा, ये सारे हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक आ जाता है कंठ तालव्य। क्या आ जाता है? कंठ तालव्य, क्योंकि अभी स्वर रह गए हमारे। क्या रह गए हैं? स्वर रह गए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य क्यों कहलाते हैं? कि बेटा अ प्लस ई मिलकर क्या होता है? ए बनता है। तो क कैसा है? कंठ, और ई कैसा है? तालव्य। तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? ए और ऐ। तो ए कहलाते हैं कंठ तालव्य। ऐसे ही अ प्लस और कहाँ है? ऊ। अ प्लस ऊ मिलकर बनते हैं क्या? ओ। तो अ कैसा है? कंठ, और ऊ कैसा है? ओष्ठ। तो कैसा हो जाएगा ये? कंठोष्ठ। कैसा हो जाएगा? कंठोष्ठ। ओ और औ। ठीक है, सारे पंचम वर्ण नासिक्य होते हैं। सारे पंचम वर्ण क्या होते हैं? नासिक्य होते हैं। सारे पंचम वर्ण कौन कौन से? ये और ये सभी क्या होते हैं? नासिक्य होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ उच्चारण स्थान के आधार पर समझा दिया। अब यहाँ पर देखें तो इसने पूछा है इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य है। तो ये इसमें सही है क्योंकि ये कंठ है और इसमें ये झ तालव्य मिल जाता है, लेकिन इसमें कोई नहीं है, ये सभी ये सही है। अगला देखें, किस क्रम में विपरीत स्वर है? किस क्रम में विपरीत स्वर है? तो तालु की स्थिति के आधार पर जब हम इसकी बात करते हैं तो स्वर 4 प्रकार के होते हैं: विपरीत, समृत, समृत, अर्धसमृत, विपरीत और अर्धविपरीत। ठीक है, तो जहां तालु की स्थिति ऐसी हो जाती है जहां मुख द्वार सबसे कम खुला होता है, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। बिल्कुल बंद प्राय, बंद सा, बंद प्रायः, बंद सा होता है, यानी पूर्णतः बंद, मामूली सा खुला और पूर्णतः बंद सा रहता है, वो स्थिति समृत कहलाती है। अर्धसमृत क्या है? कुछ खुला, कुछ खुला, अधिक बंद, कुछ खुला अधिक बंद, ये हो जाता है अर्धसमृत। ठीक है, और जब आता है विपरीत तो पूर्णतः खुला। विपरीत क्या होता है? पूर्णतः खुला, यानी कुछ मामूली सा ही बंद रहता है, बाकी सब खुला हो जाता है। और अर्धविपरीत में कुछ बंद, ये स्थिति हो जाती है, कुछ बंद और अधिक खुला, है ना, ये अर्धविपरीत होता है। तो ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि किस क्रम में विपरीत स्वर है? विपरीत मतलब पूर्णतः खुला, पूर्णतः खुला। तो हम बोलेंगे, है ना, तो समृत में कौन कौन से आते हैं? मैं इसे मिटा देता हूँ, यहाँ पर आपको समृत विपरीत बता देते हैं, या आप समझ लें। समृत विपरीत में देखिए, समृत में जो आता है वो एक तरह से कौन है? ई और ऊ, बड़ा मान लेते हैं, ई और ऊ। अर्धसमृत में ये छोटी ई और बड़ा ऊ। समृत स्वर में आते हैं ए, ई, ऊ, और अर्धसमृत में आते हैं, अर्धसमृत में आते हैं ए और ओ। विपरीत में आता है आ, और बच्चे कुछ हो जाते हैं अर्धविपरीत में। ये कौन हो जाते हैं? अ, ए और अ। री भी समृत में आता है। ठीक है, ये आपके क्रम है। समृत स्वर ई, उ और री, अर्धसमृत ए और ओ, विपरीत आ और अर्धविपरीत ए, आई, ओ, औ। अब ये क्या पूछ रहा है सवाल, देखिए कि किस क्रम में विपरीत स्वर है? तो किस क्रम में है? आ, चौथे में है ना, क्योंकि इसमें ई है, इसमें ए है, इसमें ऊ है, तो चौथा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा चौथा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, मुंह सबसे कम खुलता है, अभी अभी बताया मैंने, किन में खुलता है? समृत स्वरों में। मुंह सबसे कम किसमें खुलता है? समृत स्वरों में। तो यहाँ ऑप्शन देखिए क्या है? समृत स्वर। तो ये ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है। तो बेटा अघोष और सघोष को याद करने के लिए आपको एक फार्मूला रखना है। अघोष और सघोष को याद करने के लिए फार्मूला क्या रखना है, 12/345, है ना। अघोष बटे सघोष, अघोष बटे सघोष, अघोष बटे सघोष बराबर 12/345। यानी किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कैसा होगा, अघोष होगा, और किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कैसा होगा, सघोष होगा। हमारे पास 5 वर्ग है ना, तो किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होगा और किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष होगा। ठीक है, समझ में आ गया। किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण कैसा होगा, अघोष होगा। कैसा होगा, अघोष होगा। और किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कैसा होगा, सघोष होगा। अब एक और चीज देखिए, यहाँ आपको किसका बहुमत दिखाई दे रहा है, 12/345 में एक तरफ 12 विधायक बैठे हैं, 12 सांसद बैठे हैं और दूसरी तरफ 345 बैठे हैं। किसका बहुमत किसका है, 345 वाले का। तो अब आप समझ लीजिए, जब सरकार हम चुनते हैं तो बहुमत जिसका आता है, किसका आता है, जिसके साथ अंतर्मन की आवाज होती है। किसके साथ, जिसके साथ अंतर्मन की आवाज जुड़ जाती है, बहुमत उसी का आता है। तो अंतर्मन को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसके साथ होंगे, जिसके साथ ये बहुमत होगा, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो अंतर्मन, अंतस्थ और आवाज कहते हैं स्वर, समस्त स्वर, ये क्या कहलाएंगे, घोष। इस फॉर्मूले को याद रखिए। अंतर्मन की आवाज जिसके साथ होगी उसका हमेशा क्या होगा, बहुमत होगा। अंतर्मन की आवाज, अंतर्मन मतलब यरलव, आवाज मतलब स्वर, अंतर्मन की आवाज जिसके साथ होगी उसका बहुमत होगा। सूत्र याद रखिए, 12/345। तो बहुमत किसका है, 345। 345 कौन है, सघोष। तो किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यरलव और सारे स्वर, ये क्या हो गए, सघोष हो गए। इधर क्या हो गया, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। और कुछ होते हैं गर्म मिजाज लोग, ऊष्म, उनको कभी सत्ता नहीं मिलती। गर्म मिजाजी लोग, ऊष्म वर्ण जो ना हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो उनको कहाँ है, हमेशा विपक्ष में बैठना पड़ता है, किसी न किसी से विरोध करना पड़ता है। तो ये हमेशा अल्पमत में रहते हैं। कैसे रहते हैं, इनके कोई यार दोस्त नहीं होते, तो ये अल्पमत में रहते हैं। कौन कौन, ऊष्म जो है श स, ये हमेशा अल्पमत में रहेंगे, है ना। तो 12 जो भी अल्पमत में होगा, तो अघोष है इस समय 12 संख्या लेकर। तो किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और स। अब बचा बेटा एक ह जो है ना, ये पलटू मारा है। ह कैसा है, पलटू मारा है। अब इसकी लड़ाई किससे है, इसकी लड़ाई है, जैसे हम बोलते हैं अघोष, क्या बोल रहे हैं, अघोष। तो अघोष में क्या बोल रहा है, अ। हम बोलेंगे अल्प प्राण, क्या बोल रहा है, अ। तो अघोष बटे सघोष में जिसमें अ बोल रहा है, अघोष, अघोष में अ बोल रहा है, तो ये अघोष के विपरीत रहेगा। ह कहाँ रहेगा, अघोष के विपरीत। इसकी अ से लड़ाई है, जिस शब्द में अ बोल रहा है उसके विपरीत रहेगा, तो अघोष के विपरीत रहेगा ह। तो ये ह कैसा है, घोष वर्ण है बेटा। कैसा वर्ण है, अघोष है। और अगर यहीं पे हम अल्प प्राण बटे महाप्राण का सूत्र रखें, अल्प बटे महाप्राण, तो बेटा यहाँ पे अल्प बटे महाप्राण का सूत्र क्या होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अल्प बटे महाप्राण का सूत्र होगा 135/24, 135/24, 135/24। किसी भी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, किसी भी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। और किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। अब देखिए यहाँ बहुमत किसका है, किसका बहुमत है, जल्दी बताइए। बहुमत है 135 का। इसका मतलब अंतर्मन की आवाज इसी के साथ जुड़ी है, तो इसका मतलब यहाँ पे य र ल व और सारे स्वर, है ना। इधर गर्म मिजाज लोग कहाँ आएंगे, इधर आएंगे, बटे में ले लो, स ये गर्म मिजाज लोग हैं, ये यहीं आएंगे। अब बचा कौन, ह किसके विपरीत जाएगा, अ के विपरीत जाएगा, अल्प प्राण के विपरीत महाप्राण में जाएगा, तो ह आ गया यहाँ। ये बेटा इसका फार्मूला है। अब इससे देखिए फटाफट, ये क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है किस क्रम में अघोष व्यंजन, व्यंजन वर्ण नहीं पूछा, व्यंजन पूछा है, व्यंजन नहीं है। तो किसी भी वर्ग का अघोष मतलब किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। देखिए क किसी भी वर्ग का पहला है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। य सघोष है, यह कैसा है, ये थ किसी भी वर्ग का कैसा है, दूसरा है, फ किसी भी वर्ग का दूसरा है, इसलिए ये तीनों कैसे हैं, अघोष हैं। ये कह रहा है अघोष नहीं है, तो वो है य, क्योंकि यह क्या है, सघोष है। अभी अभी बताया है, यह क्या है, सघोष है। अभी अगला प्रश्न कह रहा है किस क्रम में तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन अभी मैंने बताया, कंठ, कंठ के बाद तालु, च वर्ग, च वर्ग ई,
ठीक है, य श। चलिए आइए देखते हैं। तो ये कह रहा है किस वर्ग क्रम में तालव्य व्यंजन है। तो ट ठ ये तो है ही नहीं, ट ठ की शुरुआत तो मूर्धन्य से होती है। क ख, अरे ये तो कंठ से शुरुआत हो रही है, क वर्ग कंठ से शुरू हो रहा है। ये रहा च छ, ज झ य, ये कैसा है, तालव्य है। कैसा है, तालव्य है। मैंने आपको बताया था क के बाद च, तो च वर्ग कैसा है, तालव्य है। त थ कैसा है, दंत्य है, ये भी नहीं है इसमें। ओके, अगला चलते हैं। निम्न में से कंठ तालव्य स्वर कौन सा है। अभी अभी बताया था कंठ अ और तालव्य ई, और दोनों मिलकर क्या बना, ए। तो ए देखिए कहाँ है, ए आई, ये रहा। तो इसका सातवें का पहला सही है, ए आई, कंठ तालव्य स्वर। ठीक है, अगला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा देखिए, बड़े मजे का प्रश्न है ये, कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में। ये सारे सवाल देखिए पूछे गए हैं। पहला सवाल पूछा गया था पटवारी 2011 में, दूसरा सवाल पूछा गया था, है ना, वरिष्ठ शिक्षक संस्कृत विभाग का जो वरिष्ठ अध्यापक वरिष्ठ शिक्षक पद था 2019 में पूछा गया, है ना। तीसरा सवाल किस क्रम में विप्र स्वर है, ये पटवारी 2011, तृतीय श्रेणी शिक्षक 2012 में पूछा गया। चौथा सवाल आपका किन स्वरों में उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, ये पटवार 2011 में पूछा गया। आपका किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है, ये पूछा गया था पटवारी 2011 में। और अब ये जो है किस क्रम में तालव्य व्यंजन है, ये पटवारी 2011 में पूछा गया। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2014 में पूछा गया और आरटेट 2011 में पूछा गया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है। अपना ये सवाल अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि किस क्रम में, है ना, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको इससे संबंधित बहुत सारी चीजें बताई थी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत के संविधान में राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 सितंबर हमारे यहाँ शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में नहीं, भारतीय शिक्षक दिवस के रूप में, है ना। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया था। आता है 10 जनवरी। ये 10 जनवरी जो है ना, ये बड़ी नोट कर लो साहब। 10 जनवरी क्या है, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये किसके रूप में मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस के रूप में, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्या, 10 जनवरी। किसके रूप में मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस के रूप में, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को, 10 जनवरी 1975 को, है ना, नागपुर में प्रथम अधिवेशन हुआ था हिंदी का। प्रथम अधिवेशन, प्रथम सम्मेलन हुआ यहाँ से। ठीक है, तो प्रथम हिंदी जो सम्मेलन हुआ नागपुर में 10 जनवरी 1975 को हुआ, इसलिए इसको हम क्या मनाते हैं, प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन इसकी घोषणा कब हुई, ये और सुन लें, इसकी घोषणा हुई थी 2006 में। कब हुई थी, भारत सरकार के विदेश विभाग ने, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने या विदेश विभाग ने, है ना, 2006 में हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। 2006 में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो सबसे पहला प्रथम हिंदी दिवस कब मना, तो प्रथम हिंदी दिवस मना कब मना, 10 जनवरी 2006 में। प्रथम हिंदी दिवस कब मना भैया, प्रथम हिंदी दिवस मना 10 जनवरी 2006 में। याद रखना, प्रथम विश्व हिंदी दिवस मना 10 जनवरी 2006 में। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। क्यों, क्योंकि इसी में नागपुर में सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 1975 में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस क्रम में सघोष, महाप्राण और काकल्य व्यंजन है। किस क्रम में सघोष, महाप्राण और काकल्य व्यंजन है। देखिए इसमें पूछ रहा है सघोष भी है, महाप्राण भी है और काकल्य भी है। देखिए महाप्राण में, देखिए सबसे पहले महाप्राण में कौन सा है इनमें से, स स स ह। अच्छा, फिर ये क्या कह रहा है, सघोष में देखिए कौन कौन सा है, स स स नहीं है, ह है, यहाँ भी है। और काकल्य में मैंने आपको अभी बताया था क्या, ह काकल्य है, काकल्य से बोला जाता है, काकल्य है। तो सबसे पहले इसमें ह देखिए कहाँ है, प्रश्न नंबर 9, क नहीं है, छ नहीं है, ह ये रहा और ल नहीं है। ठीक है, तो ह कैसा है, सघोष भी है, महाप्राण भी है और काकल्य भी है। अगला हमारा सवाल आता है प्रश्न नंबर 10, किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है, घोष वर्ण नहीं है।
हमारे पास अघोष बटे सघोष का फार्मूला 3 4 5 है ना, सारे अंतस्थ ध्वनियां, सारे अंतस्थ वर्ण और सारे स्वर और ह ये नहीं होना चाहिए। तो देखें नहीं पूछ रहा है किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है, तो ये क्या कह रहा है, क ख ग किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसका मतलब ये घोष है। क ख ग किसी भी वर्ग का तीसरा, इसका मतलब घोष है। ट ये किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, इसका मतलब ये घोष नहीं है, ये घोष नहीं है, अघोष है। और यह अलावा ये भी सघोष है, इसलिए ये भी नहीं है। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस प्रकार हमने यहाँ पे देखा। आज की वीडियो में मैं बस इतना ही लूंगा, हमारा काफी लंबा हो गया। इसके बाद अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे, 10 क्वेश्चन की सीरीज है ये। अगली वीडियो बहुत जल्दी आपके बीच में आएगी और आप लगातार मेरी आपसे ये पूरी मेरा अपना ये समर्पण है, मेरी ये कोशिश है कि आप जब 23 या 24 तारीख को पटवारी का एग्जाम देने जाए उससे पहले तक मेरी 10 वीडियो इस प्रकार की देख के जाएं। 50 से 100 क्वेश्चन आप यहाँ पे करके जाएं, जिसमें से कम 10 क्वेश्चन आपके वहाँ फंसे। धन्यवाद साथियों, इसको देखते रहना और अपने साथियों को, अपने मित्रों को जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें आप अपना समझते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिजनों को इसको शेयर करें, साझा करें, उन तक ये पहुंचाएं जिससे उनका भला हो सके। और वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरा देखें। और मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी के भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ आज की इस वीडियो से लेता हूं विदा। चैनल को आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपना कमेंट कीजिए, आपका कमेंट मेरे लिए मूल्यवान है, उत्साहवर्धक होता है। और दिल से करें जो भी करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम।